नमस्कार दोस्तों। रेट एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर होने हैं, उनके लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की ये क्लास नंबर 17 रहेगी मित्रों, और अधिगम की ये रहेगी क्लास नंबर 8, जिसके अंदर आज हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के वक्र और अधिगम पठार के बारे में। दोस्तों तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, चाहे रेट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से अंत तक मेरे साथ जरूर देखें। दोस्तों जो भी साथी रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की जो साथी कर रहे हैं उनके लिए, और सेकंड ग्रेड की उनके लिए संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स, वीडियो क्लासें और प्रश्न उत्तर, उसके साथ जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के जो ऐप है उसके स्टोर के अंदर। दोस्तों बाकी जो क्लासें यूट्यूब पे हो रही है वो प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में हर एक की बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगी। और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों, सेकंड ग्रेड के जो भी साथी है उनके लिए जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण नोट्स जो ऐप है उस पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं मित्रों आज की इस क्लास में। आज हम देखेंगे अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र और अधिगम के पठार। दोस्तों तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अधिगम स्थानांतरण। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हर एक चीज है जिससे जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है उतना डीपली लेकर आया हूं कि बाहर क्वेश्चन ना जाए। दोस्तों देखिए अधिगम स्थानांतरण, प्रतिपादक कौन है इसके? थोरनडाइक। अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक की बात की जाए तो थोरनडाइक है। अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है, अर्थ को समझिए मित्रों। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण, अगर आपने इसमें आज की क्लास में कुछ सीखा है और नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें अगर उसका आप उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अधिगम का स्थानांतरण कर रहे हैं। दोस्तों यह होता है एक स्थिति में सीखा हुआ, मतलब आपने साइकिल चलाना सीखा है, फिर आप चलाना सीख रहे हैं मोटरसाइकिल, तो जो साइकिल चलाते समय आपने जो अनुभव लिया, जो कुछ सीखा, उसका ही उपयोग मोटरसाइकिल चलाते वक्त आप करेंगे। तो यह होता है आपका अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोल सैनिक ने क्या कहा है। स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। जो पहली परिस्थिति, पहली स्थिति में जो कुछ आपने ज्ञान ग्रहण किया, कुशलता है, आदत है, अभियोग्यता है, जो आपने प्राप्त किए, उसको अगर आप दूसरी परिस्थिति में काम ले रहे हैं तो वो ही क्या है? आपका अधिगम स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण है। क्रो एंड क्रो की देखिए क्या कहा इन्होंने। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलता, सोच, अनुभव व कार्य की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण है। सीखने या अधिगम का पहला क्षेत्र है, या सीखने का जो पहला क्षेत्र है उसमें जो भी आपने ग्रहण किया है उसको सीखने या अधिगम के दूसरे क्षेत्र में आप प्रयोग करते हैं तो यह हो रहा है आपके सीखने का या अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों सोरेनसन के अनुसार देखिए अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करने में का उल्लेख करता है। मतलब एक परिस्थिति है उसमें जो कुछ आपने अर्जित किया है, जो कुछ आपने वहां से अनुभव लिया है, उसका अगर आप दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं तो पहली स्थिति में जो सीखा, जो आपने ग्रहण किया, उसका दूसरी में क्या कर रहे हैं? स्थानांतरण कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों यह था हमारा अधिगम स्थानांतरण। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। मित्रों आगे हम बात करें कि अधिगम स्थानांतरण है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं मित्रों 3 प्रकार। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो हमारा अधिगम स्थानांतरण होगा वो होगा सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा होगा नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा होगा शून्य स्थानांतरण। अब देखिए एक एक चीज को हम समझेंगे। पहला देखिए
सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण या भावात्मक स्थानांतरण। समझे मित्रों? देखिए, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक हो, जो आपने पहले स्थिति में कुछ सीखा है, अगर वो आपकी दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी, तो वो होगा आपका सकारात्मक यानी धनात्मक स्थानांतरण। जैसे उदाहरण देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। साइकिल चलाते वक्त जो आपने अनुभव ग्रहण किए हैं, जो कुछ सीखा है, वो स्कूटर चलाते समय आपके काम आएंगे। मतलब ये क्या आपका सकारात्मक स्थानांतरण है। संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक है। अगर आपने संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में काम लेते हैं हम, तो संस्कृत अगर आपने सीख लिए तो हिंदी में भी आपके वो क्या होगी, उपयोगी होगी। यह है आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण दोस्तों। अब मित्रों, यहां पे संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी भाषा में तो यह सकारात्मक का है, लेकिन ऐसे आ जाए कि संस्कृत भाषा का ज्ञान है जो आपके अंग्रेजी में सहायक है, वहां पर आपका सकारात्मक स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में हम सीखते हैं क्या अंग्रेजी में काम लेते हैं, नहीं लेते हैं मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार है नकारात्मक स्थानांतरण, जिसे ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसे प्रतिकूल स्थानांतरण के नाम से भी हम जानते हैं। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता हो, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जो कुछ हमने पहले स्थिति में अगर सीखा है, अब उसको हम दूसरी स्थिति में लागू करते हैं, तो हमारे सीखने में रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है। कुछ भी सहायता नहीं करके हमें सीखने के लिए क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण दोस्तों। कैसे मित्रों? देखिए, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होती है। अमेरिका का जो ड्राइवर है ड्राइवर, लेकिन अगर वो भारत में आकर ड्राइविंग करेगा तो वो ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें कि यह आपकी गाड़ी है, इधर जा रही है, तो भारत में ड्राइवर है, यहां पर रहता है, लेकिन अमेरिका में कहां पर रहता है, यहां पर रहता है। इस वजह से उसका साइड वाला इफेक्ट रहता है। इस वजह यह क्या है, आपका नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। कला विषय के छात्र को गणित विषय में बाधा आएगी। मतलब अगर आप कला विषय के हैं और आप गणित विषय में जाते हैं तो आपको बाधा आएगी, क्योंकि कला विषय आपके गणित में कहीं पर भी कोई योगदान नहीं देगी, जबकि आपके रुकावट डालेगी दोस्तों। तो यह होता है आपका नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरे स्थानांतरण की बात करें, तीसरा प्रकार है हमारे, वो है शून्य स्थानांतरण। देखिए शून्य स्थानांतरण क्या होता है। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो क्या कर रहा है, न तो वो सहायक होता है और न बाधा उत्पन्न करता है। पहली स्थिति में हमने जो कुछ सीखा, अगर उसको दूसरी स्थिति में हम लागू करते हैं तो हमारी नहीं तो सहायता करता है और नहीं हमें रोकता है, बिल्कुल कुछ भी हेल्प नहीं करता है, बिल्कुल कुछ भी हमारे साथ वो घाटा नहीं करता है, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। जैसे देखिए मित्रों, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। आपने कबीर के दोहे पहले याद कर लिए, पहली स्थिति में आपने कबीर के दोहे याद की, अब दूसरी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, रहीम के दोहे याद कर रहे हैं। तो पहली स्थिति में कबीर वाले दोहे, रहीम के दोहों में आपका कहीं पर भी कोई सहायता नहीं कर रहे, नहीं आपको कोई बाधा पहुंचा रहे, आपको जो करना है कीजिए। रहीम जो कबीर के दोहे आपके कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे, तो यह होता है आपका शून्य स्थानांतरण दोस्तों। अब मित्रों, अधिगम स्थानांतरण तीन प्रकार का था, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने वाले की इच्छा, 5 कारक है, एक बार पढ़ लीजिए मित्रों। सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की सामान्य बुद्धि व सामान्यकरण की योग्यता, समान विषय वस्तु व समान शिक्षण विधियां, शिक्षक का प्रभाव और समझ। मित्रों, सीखने की इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है अधिगम स्थानांतरण में। आपने जो कुछ पहली स्थिति में सीखा, अगर अच्छी तरह सीखा है तो ही दूसरी स्थिति में आप उसको लागू कर सकते हैं ना, तो प्रभावित करता है ये। दूसरा है सामान्य बुद्धि और सामान्यीकरण। तो ये बुद्धि आपकी इच्छा से ही रिलेटेड है। अगर आपकी इच्छा है
तो ही आप सीखेंगे। अब बुद्धि में आपने जो कुछ सीखा है उसको आपने अच्छी तरह ग्रहण नहीं किया तो दूसरी स्थिति में लागू नहीं कर पाएंगे। समझे? समान विषय वस्तु व समान शिक्षण विधियां। अगर आपको जब पहली परिस्थिति में कुछ सिखाया गया तो उसमें जो शिक्षण विधियां और जो विषय वस्तु है वही दूसरी विषय वस्तु उससे रिलेटेड और वैसी ही शिक्षण विधियां तो आप वहां पर लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। शिक्षक का प्रभाव और समझ, आपकी समझ का भी इस पर काफी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये थे अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। और अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के आगे चलते हैं तो हमारे आता है वर्क दोस्तों, अधिगम वक्र दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मित्रों, अधिगम, देखिए अधिगम वक्र क्या चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए मित्रों, यहां पर आपको पहले परिभाषा देकर इसको समझाया गया है कि कहते किसको है अधिगम वक्र। देखिए, व्यक्ति के सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती है। क्या आप अभी जब क्लास ले रहे हैं तब सीख रहे हैं तो सोते वक्त भी आप सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। मतलब गति हर समय समान नहीं रहती है मित्रों। सीखने की गति में हर समय अंतर पाया जाता है। हर सेकंड आपके सीखने की गति में क्या होगा? अंतर मिलेगा मित्रों। हर एक सेकंड अंतर देखने को मिलेगा। कभी ये गति तेज हो जाती है तो कभी मंद गति से, कभी आप तेज गति से सीखते हैं तो कभी मंद गति से। इस प्रकार सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक रेखा बन जाती है, उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं मित्रों। जो आप सीख रहे हैं, आपने देखिए मित्रों, आपने 8 से 9 बजे तक क्या सीखा, 9 से 10 बजे तक कितना सीखा, 10 से 11 बजे तक कितना सीखा, 11 से 12 बजे तक कितना सीखा। इसको आप ग्राफ लेकर ग्राफ बनाते जाइए तो आपको एक रेखा मिलेगी, चाहे इस प्रकार से मिले, चाहे इस प्रकार से मिले, चाहे इस प्रकार से मिले, एक रेखा आपके सामने आएगी उसको ही कहते हैं अधिगम वक्र दोस्तों। अब मित्रों, अधिगम वक्र की कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषाएं दी है तो वो भी देख लेते हैं साथ में। पहली परिभाषा है गेट्स तथा अन्य की। अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। गेट्स ने क्या कहा कि अधिगम का जो वक्र है वो सीखने की क्रिया की गति या तो मंद गति होगी या तेज गति होगी, और उससे जो प्रगति होती है उसको व्यक्त करता है मित्रों। आगे जब हम प्रकार पढ़ेंगे ना इसको, इसके प्रकारों में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अधिगम वक्र होता क्या है। चार्ल्स स्किनर ने इसके बारे में क्या कहा? अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का ब्यौरा है। जो हम कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, उसके बारे में सूचित करता है अधिगम वक्र दोस्तों। अधिगम वक्र की बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिगम वक्र होते हैं 4 प्रकार के। सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नत्तोदर वक्र और मिश्रित वक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 2 और 3 नंबर वाले, उन्नतोदर और नत्तोदर वक्र मित्रों। चलिए मित्रों, सबसे पहले चलते हैं हम सरल रेखीय वक्र की ओर। समझिए, चित्र दिया हुआ है, आसानी से आप समझ पाएंगे। जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र से प्रदर्शित करते हैं। जितना समय ले रहे हो उतनी ही आप उन्नति कर रहे हो, सीख रहे हो। समझे मित्रों, जितना समय ले रहे हो उतनी आप उन्नति, आप सीख रहे हो मित्रों। 1 घंटे में अगर आपने जितना सीखा, अगले 1 घंटे में ही आप उतना ही ग्रहण कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 घंटे में भी आप उतना ही ग्रहण कर रहे हैं। तो यह होता है आपका सरल रेखीय वक्र, क्योंकि इसके अंदर जितना समय लेंगे उतना सीखेंगे, तो एक सरल रेखा आपके सामने आएगी दोस्तों। लेकिन मैंने पहले बताया था कि हम प्रति सेकंड सीखने की हमारी जो गति है यह परिवर्तित होती रहती है। समझे मित्रों, तो इस वजह से हमारा सरल रेखीय वक्र प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे सीखने का जो वक्र है वो कभी सरल रेखीय नहीं हो सकता। देखिए, सीखने की क्रिया सदैव एक समान नहीं होती है, इसमें प्रगति सदैव नहीं रहती। कभी उन्नति देखने को मिलती है तो कभी अवनति, तो कभी ये रुक भी जाता है मित्रों। इस वजह से अतः सीखने में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते हैं। इसलिए सीखने में आपको सरल रेखीय वक्र देखने को नहीं मिलेंगे। आप समान स्थिति, समान समय में समान
जो है अधिगम नहीं कर पाते दोस्तों। यह होता है आपका सरल रेखीय वक्र। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे दो प्रकार का जो वक्र है वो है उन्नतोदर वक्र, यानी ऋणात्मक त्वरित वक्र के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या है ये, समझिए मित्रों। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र गति से होती है। प्रारंभ में जो सीखने की गति है वो देखिए यहां से समय के साथ ऊपर जा रही है, एकदम से सीखने की गति बढ़ रही है यहां पे। बाद में प्रगति की गति मंद हो जाती है, धीरे धीरे ये गति है जो देखिए यहां पे, फिर यहां पे इस प्रकार मुड़ रही है। ये समय के साथ यहां पर अगर हम आगे चलें तो इस प्रकार मुड़ रही है, ये देखिए यहां पे। इस चाप का अंतिम भाग पठार की आकृति का होता है। अंतिम भाग आपका समान हो जाएगा, पठार की आकृति का होगा। पठार हमारा नेक्स्ट है, इसी में पढ़ेंगे आज की क्लास में। अधिगम पठार होता क्या है, मतलब जो हम कुछ सीख रहे हैं उसका एकदम आगे जाके रुक जाना, वो ही होता है आपका अधिगम पठार दोस्तों। शारीरिक कौशल के सीखने में प्राय इस प्रकार के वक्र बनते हैं। शारीरिक कौशल की बात हो रही है, वहां पर आपके उन्नतोदर वक्र है, ये बनते हैं। इसे ऋणात्मक त्वरित वक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मित्रों, देखिए शुरू में आप बहुत तेज सीख रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप सीखने की जो गति है वो क्या हो रही है, आपकी मंद होती जा रही है। मतलब आप ऋणात्मक हो रहे हैं। शुरू में आपने अधिक, लेकिन फिर आप कम सीख रहे हैं, ऋणात्मक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, कम 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 की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब उन्नतोदर वक्र में आप शुरू में तो यानी कि प्रारंभ में तो आप बहुत तेज गति के साथ सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसके साथ आपकी जो सीखने की गति है वो धीरे होती जाएगी। नेक्स्ट तीसरे वक्र की ओर चलें। तीसरा है हमारा नत्तोदर वक्र। देखिए मित्रों, इस वक्र में सीखने की गति पहले बहुत मंद होती है। देखिए मित्रों, यहां से इस प्रकार चल रही है, जबकि हमने उन्नतोदर वक्र देखा था जिसके अंदर हम इस प्रकार बना रहे थे, यानी शुरू में तेज थी हमारी, फिर मंद हुई थी। यहां पे शुरू में मंद है हमारी, शुरू में मंद है। अभ्यास के कारण विषय वस्तु सरल हो जाती है। इस कारण सीखने की गति में क्या मिलती है, प्रगति। शुरू में मंद और फिर तेज, शुरू में मंद और फिर देखिए एकदम से सीधा हो रहा है, उन्नति हो रही है इसके अंदर। इसी को कहते हैं नत्तोदर। न का मतलब आप नेगेटिव मत निकाल लेना। नत्तोदर, नत्तोदर होता है धनात्मक, धनात्मक त्वरित वक्र। यानी कि आप शुरू में तो बहुत कम सीख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको चीज को सीखते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप गति के साथ उस चीज को सीखने लग जाते हैं, अधिगम करने लग जाते हैं। इसी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा आपका नत्तोदर वक्र दोस्तों। यह था तीसरा वक्र। चौथा अधिगम वक्र की बात करें तो आता है हमारा मिश्रित वक्र। देखिए मित्रों, ये क्या होता है, या असाकारीय वक्र। यहां पर देखिए ये बन रहा है ना असाकार, यहां पर देख लें, ये देखिए असाकार, यहां पर देख लें असाकार, यानी असाकार का बनता है। देखिए यह वक्र उन्नतोदर व नत्तोदर का मिश्रण है। उन्नतोदर और नत्तोदर वक्र है, उनका क्या है, मिश्रण है दोस्तों। उन्नतोदर यानी कि आपका नकारात्मक, नत्तोदर यानी कि धनात्मक। प्राय इसके बीच बीच में पठार भी बनते हैं, यानी कि सीखने की गति एकदम से रुक जाती है। प्रारंभ में सीखने की गति मंद, मध्य भाग में तीव्र व अंतिम भाग में पुनः मंद होती है। इसे असाकारीय वक्र भी कहते हैं। अब देखिए मित्रों, प्रारंभ के अंदर आपको जो गति है वो मंद मिल रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीच के अंदर आप देखिए यहां पे ऊपर चली गई है, लेकिन फिर आपको नीचे की ओर आ रही है, मतलब मंद हो रही है। इसी को कहते हैं आपका मिश्रित वक्र, जिसमें आपको उन्नतोदर और नत्तोदर दोनों वक्र मिले, वो होगा आपका मिश्रित वक्र दोस्तों। तो ये थे अधिगम के वक्र, 4 प्रकार के थे, चारों के चारों प्रकार हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिगम पठार दोस्तों। देखिए अधिगम पठार होता क्या, पहले समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। देखिए अधिगम पठार का अर्थ है सीखने की गति का एकदम रुक जाना। सीखने की गति का एकदम रुक जाना ही आपका क्या है, अधिगम पठार है मित्रों। यहां पे नीचे लेकर आ जाओ इसको। देखिए सीखने की गति एक समान नहीं होती। सीखना प्रारंभ करने के कुछ समय पश्चात सीखने की प्रगति बिल्कुल रुक जाती है। इस स्थिति को ही पठार कहते हैं। जैसे कि हमने सीखना प्रारंभ किया तो पहले हम बिल्कुल रुक से गए, देखिए नीचे आया, फिर हमने सीखना प्रारंभ किया, ऊपर की ओर गया, फिर एकदम से ये नीचे आ गया।
अब समय के साथ बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये क्यों आते हैं, क्यों है? जो अधिगम पठार है जो हमारे सीखने में या अधिगम के बीच में आता है, इसका नीचे कारण देखेंगे हम। तो जो सीखने की गति है, हम जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही रुक जाता है, हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, उसी को कहा जाता है अधिगम पठार दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपका। देखिए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है, टाइपिंग करना सीख रहा है हिंदी अंग्रेजी के अंदर। देखिए मित्रों, पहले उसे कठिन लगता है, पहले कठिन लगता है तो उसे वो बहुत ही कम क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। इस कारण सीखने की उसकी गति क्या रहती है, मंद। बहुत कम अधिगम करेगा तो कम सीखेगा, यानी कम गति रहेगी अधिगम की। अभ्यास के कारण वह टाइप करना सीख लेता है, धीरे धीरे अभ्यास करता जाएगा तो एक दिन टाइप करना वो सीख जाता है। निरंतर अभ्यास के कारण सीखने की गति है जो पहले तो इस प्रकार से था, फिर एकदम वो निरंतर अभ्यास करता है तो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन मित्रों यह नहीं है कि आप रेगुलर कर पाएंगे। देखिए कुछ समय अभ्यास के बावजूद भी सीखने की गति में रुकावट आ जाती है। इस कारण की रुकावट को ही क्या कहते हैं, पठार। अब रुकावट क्यों आ रही है? रुकावट के कोई भी कारण हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, या कोई भी जो कारण उसके सामने आते हैं उस वजह से रुकावट आ जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब एकदम से उसका जो सीखने की गति है वो समय के ऊपर आकर गिर जाती है। इसी को कहते हैं अधिगम पठार दोस्तों। अब अधिगम पठार बनते क्यों है, मुख्य चीज यही है मित्रों। देखिए अधिगम के पठार क्यों बनते हैं? पठार बनने के कारण, पहला देखिए, सीखने की सामग्री पर रुचि ना होना। आपको टाइपिंग के लिए बैठा दिया है लेकिन आपकी उसमें रुचि नहीं है। शुरू में कुछ दिन तो आप काम निकालेंगे अपना, लेकिन महीना 2 महीने के बाद जब आपकी रुचि बिल्कुल ऊब जाएंगे तो आप उसको छोड़ देंगे, तो अपने आप अधिगम पठार बन गया ना मित्रों। अधिगम पठार इसी वजह से बनता है। दूसरा, जब आदतों में परिवर्तन होता है तब भी पठार बनते हैं। आपकी आदत है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की, लेकिन कुछ समय बाद आपके परिवर्तन हो गया और आप हिंदी पढ़ने लगे कि अब मैं हिंदी पढ़ूंगा, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके सामने तो आपका क्या आ गया है, पठार आ गया है मित्रों। बिल्कुल आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पठार बन रहा है सीखने में। सीखने वाला एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तब भी पठार बनता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, समझे, स्थानांतरण आप वहां पर करते हैं तो भी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपके अधिगम पठार का निर्माण हो सकता है। सीखने की विषय वस्तु कठिन हो, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जैसे अधिगम टॉपिक है, ये आप शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे हार्ड टॉपिक मानते हैं, तो अगर ये आपको हार्ड लग रहा है, इसको कठिन मान रहे हैं आप, जबकि सबसे सरल टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम, आपके मन की भावना है, ये मनोविज्ञान ये जो आपको ये कठिन बताती है, जबकि इसको पढ़ोगे, पूरी क्लासें लेंगे और देसी भाषा में समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो कहने का मतलब अगर विषय वस्तु कठिन हो तो भी अधिगम का पठार, यानी आप कठोर है तो आप उससे ऊब जाएंगे, उसको पढ़ना बंद कर सकते हैं मित्रों। इस वजह से अधिगम पठार आपके सामने बनेगा। सीखने की अनुचित विधि के कारण भी पठार बनते हैं। सीखने के लिए जो विधि आपको काम में लेनी है वो नहीं लेकर आप ऐसी विधि काम में ले रहे हैं जो उसके लायक ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपके सामने क्या होगा, अधिगम पठार। एकदम से आप बिल्कुल कुछ भी है जो सीख नहीं पाएंगे, बिल्कुल आपके सामने सीखना बंद हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी अधिगम पठार बनते हैं, जो मैंने अभी उदाहरण के अंदर बताया था आपको, टाइपिंग वाला। सीखने की परिस्थिति या मनोदशा के कारण भी क्या बनते हैं, पठार बनते हैं दोस्तों। तो ये पठार तो आपके सामने इन वजह से आ गए, लेकिन इनका निराकरण भी तो करना है ना मित्रों, इनको दूर भी तो करना है ना। अभी आपको अधिगम टॉपिक चल रहा है, आपको टेंशन है, ये हार्ड लग रहा है, आपके सामने अधिगम पठार बन रहा है। अभी सीखने की जो आप अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं वो आपका 0 लेवल पर पहुंच गया है, तो इसको दूर कैसे करें? चलिए मित्रों देखते हैं पठारों का निराकरण। पहला, सीखने वाले को अतिरिक्त उत्तेजना व प्रेरणा देकर। मित्रों यही कहना चाहता हूं कि अधिगम, बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, जो भी मनोविज्ञान के टॉपिक है ना, सभी की क्लासें अगर आपने नहीं लिए प्लेलिस्ट से ले लो। देसी भाषा में समझोगे तो अधिगम पठार कभी नहीं बनेगा मनोविज्ञान के अंदर, और पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे दोस्तों। तो सीखने वाले को उत्तेजना देनी चाहिए, जिस प्रकार मैं आपको देने की प्रयास कर रहा हूं कि क्लासें अटेंड करो, प्रतिदिन अटेंड करो। यह नहीं है कि आप समय नहीं है, 8-9 बजे रेगुलर क्लासें आती है तो इनको रोज आप लिया करो दोस्तों। सीखने की सामग्री की रुचि में वृद्धि द्वारा,
सीखने की जो सामग्री है उसमें रुचि है, उसको रुचि को बढ़ाओ। रुचि को बढ़ने से धीरे धीरे आपका जो अधिगम है वो तेज गति के साथ बढ़ेगा दोस्तों, सीखने की गति बढ़ेगी। सीखने की विधि में परिवर्तन करके, सीखने की जो विधि है, सीखने की जो विधि है उसमें परिवर्तन करके भी शारीरिक दुर्बलता को दूर कर, यानी शारीरिक और मानसिक कारण आते हैं, शारीरिक दुर्बलता कारण। तो शारीरिक दुर्बलता है, अगर आप शारीरिक रूप से बीमार है तो उसको दूर करके भी आप पठार का निराकरण कर सकते हैं। आदतों में परिवर्तन किया जाए। आपकी जो आदत है, उस आदत, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, उसका आप कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप नहीं सीख रहे हैं, अधिगम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी आदत को बदलिए। क्या पता आदत को बदलने से उसको सीखने में, अधिगम करने में आपको कुछ परिवर्तन मिले। इसलिए अपनी आदत को बदलने से, वातावरण परिवर्तन के द्वारा भी पठारों का निराकरण किया जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा वातावरण मिल जाता है जिसकी वजह से हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। अगर उस जगह को, उस वातावरण को हम चेंज कर देते हैं तो धीरे धीरे हम सीखने लग जाते हैं। सामग्री को अधिक गहराई से समझकर, अगर जैसे कि हम बात कर लें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की, यह आपके सामने दिक्कत पैदा कर रही है, तो इसको गहराई के साथ समझिए। एक एक बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए और खुद पर लागू करके सीखने का प्रयास कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगी। मतलब सामग्री को गहराई से समझकर भी आप अधिगम पठार है उसका निराकरण कर सकते हैं। तो यह था हमारा अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम वक्र और अधिगम के पठार। दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक, कमेंट करके बताएं सभी साथी। और जिन साथियों ने आज की क्लास को अभी तक लाइक, शेयर और कमेंट करके ये नहीं बताया कि ये क्लास कैसी लगी आपको, जल्दी से कमेंट करके बता दें सभी साथी क्लास कैसी लगी आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।